हेलो एवरीवन गाइस। आज के इस वीडियो में मैं ले आया हूँ फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एचएस फर्स्ट ईयर फाइनल 2025। तो मैं ये यहाँ पर जो क्वेश्चन शो करने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के फाइनल के जो आप लोग देने जा रहे हो फिजिक्स के एग्ज़ाम एचएससी बोर्ड मतलब असम बोर्ड का। तो ये सब जो क्वेश्चन है वो आप लोग सिर्फ एक बार देख लेना, इसको कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ही वीडियो में और 3-4 लेकर आऊँगा जहाँ पर डेरिवेशंस प्लस इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कवर्ड होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन में थोड़ा अंतर होता है। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है, कितना यहाँ पर नंबर है वो हमको कैलकुलेट करके बताना पड़ता है। और साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, आपको वो लिखना पड़ता है साइंटिफिकली। मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि 5.7 इंटू 10 माइनस, यहाँ पर यहाँ पर होता 7 इंटू 10 माइनस 3, ये होता साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, अगर आपको ऐसा दिया गया है तो क्या होगा, लेफ्ट साइड का जितना भी जीरोस होगा वो काउंट नहीं होगा। मतलब लेफ्ट साइड में जितना भी जीरो क्यों ना हो वो कभी भी काउंट नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर में। सिर्फ जीरो के अलावा जो नंबर्स है वो काउंट होता है। लेफ्ट साइड से राइट साइड में आप जब आते हो तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 0 है तो वो काउंट नहीं होगा, सिर्फ 7 होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1, मतलब सिर्फ 1 है, मतलब सिर्फ 7 है, इसलिए एक ही सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए होगा आंसर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 0.009। तो हम लोग को पता है लेफ्ट साइड में जितना भी जीरोज है वो काउंट नहीं होता, इसलिए सिर्फ 9 है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 1। उसके बाद है 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड में 0 1 है, ये काउंट नहीं होगा। बाकी क्या है, 2 है, 3 है, 7 है, 0 है। अगर ऐसा दिया गया है कि 0 के बाद जो नंबर्स है वो 0 के अलावा कोई और नंबर्स है तो वो काउंट होगा, और उसके बाद अगर कोई 0 हो तो 0 तब काउंट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2370 में 23704 होगा आंसर सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2560 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर होगा क्या, 1 2 3 4 है सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 4 होगा सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद है एक न्यूमेरिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के न्यूमेरिकल आते रहते हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 0 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको क्या यहाँ पर देखना है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है एक्स इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर, और बताया गया है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी एवरेज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस x1। उसका मतलब डेल्टा वी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर आप लोग को कुछ भी नहीं आता क्लास 11 का तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है फाइनल में, क्योंकि ये क्लास 10th नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ होता है क्लास 11th 12th का एग्जामिनेशन। 10th में तो हम एक रात पढ़ के भी टॉप कर सकते हैं, लेकिन 11th में ऐसा नहीं होगा। एक रात पढ़ के आप मार्क्स ले आओगे, पास मार्क्स के ऊपर थोड़ा ले आओगे, लेकिन आप टॉप नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्या है, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई, पोजिशन दिया गया है ये एक्स इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। तो हमें क्या बताया गया है कि टी इक्वल टू 2 सेकेंड और टी इक्वल टू 1 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा। तो पहले हमें क्या निकालना होगा कि टाइम 0 पर कितना है, कितना एवरेज, कितना डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पहला हमें निकलना पड़ेगा टाइम 0 पर। तो टाइम t1 इक्वल टू टाइम 0 पर क्या है, t1 पर है x1 एक्स इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। मतलब हमें यहाँ पर 0 पुट करना पड़ेगा, टी पर हमें 0 पुट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर टी पर 0 पुट करें तो क्या होगा, 2.5 इंटू 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, सिर्फ रहेगा 8.5। तो t1 इक्वल टू 0 पर क्या होगा, x1 8.5 मीटर। पोजीशन है t2 पर क्या होगा, t2 यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हम पुट करेंगे, 2 स्क्वायर होगा 4, तो 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4, मतलब आंसर होगा 8.5 प्लस 10 मतलब 18.5। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, हम लोगों को x2 मिल गया, x1 भी मिल गया, t1 भी मिल गया, t2 भी मिल गया। हमें सिर्फ फॉर्मूला पर पुट करना है। तो जब हम फॉर्मूला पे पुट करेंगे तब हमारा आंसर मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ याद रखना, फिजिक्स में आपका अगर आंसर आ भी गया और आपने यूनिट नहीं लिखा तो मतलब आपको 1 मार्क भी नहीं मिलेगा।
अगर आपने यूनिट सही तरीके से देकर आया है तभी आपको मार्क मिलेगा। तो आपको यूनिट्स याद रखना है, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, इन सब का यूनिट याद रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है पूरा आंसर। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद है कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। यह सेम ही क्वेश्चन है पिछला वाला। पिछला में क्या था, x इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर, यही था ना क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, ये x दिया गया है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू dt ऑफ x। ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो क्या होगा यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू टी है, तो हमारा x आ जाएगा 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि डी ऑफ कॉन्स्टेंट होता है। डी ऑफ अगर कोई कॉन्स्टेंट है तो होगा इसका डिफरेंशिएशन 0। और अगर हमें ऐसा दिया गया है डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर, तो क्या हमें पता है क्या फॉर्मूला लग जाता है, एन टी एन माइनस 1 फॉर्मूला आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एन होगा 2, उसके बाद होगा टी, उसके बाद होगा n-1 मतलब 2-1, तो आंसर आएगा 2t। मतलब यहाँ पर होगा 2.5 इंटू 2t मतलब 5t, और यहाँ पर 0 आ जाएगा 5t। उसके बाद हमें t को 2 पर सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, जिसका आंसर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म एवरेज स्पीड एंड एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये सब जो लिखा गया है, ये सब इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस टेबल बाई टोटल टाइम टेकन। यहाँ से ही आप एक्सप्रेशन बनाकर लिख सकते हो। उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड का ये सब जो है, आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है, मोड ऑफ डी एस बाई डी टी। मोड अगर आपने नहीं भी दिया तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ डी एस बाई डी टी से ही होगा, जहाँ पर एस है डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू vectors making an angle theta between them, write the expression for their resultant vector, what are the method of vector addition। तो ये है क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पर डायग्राम बना दिया। हमें ए वेक्टर दिया गया है, वी वेक्टर दिया गया है, रिजल्टेंट वेक्टर दिया गया है, थीटा एंगल दिया गया है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कैसे वेक्टर डायग्राम बनाया जाता है। जैसे कि थीटा एंगल दिया गया है और ए वेक्टर वी वेक्टर है और मिडिल में इसका रिजल्टेंट आर है, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, ए यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा, इधर से रिजल्टेंट का जाएगा और यहाँ पर थीटा एंगल होगा। ये ग्राफ आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन शायद आपको पता ही होगा, जिसका एक्सप्रेशन होता है आर इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसके बाद हमें बताया गया है कि कितना मेथड है वेक्टर एडिशन का। तो मेथड 2 है, एक है ग्राफिकल, एक है एनालिटिकल। एनालिटिकल में 2 और मेथड है, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कभी कभी ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से एक पूछा जा सकता है, तो आप वो भी देख लेना, इंटरनेट पर मिल जाएगा। उसके बाद है द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाई p इक्वल टू 10 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 5 टी जे कैप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमें मोमेंटम दिया गया है और t इक्वल टू 2 सेकेंड में फोर्स निकालना है। तो हमें पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ से कि किसी भी डायरेक्शन में फोर्स कैसे मिलता है, मोमेंटम का चेंज से। तो मोमेंटम का चेंज हम डिनोट करते हैं डी टी ऑफ पी, और फोर्स से यह एफ वेक्टर। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, हमें पी दिया गया है और फोर्स निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी करना पड़ेगा। तो एफ इक्वल टू अगर डी पी बाई डी टी हो गया तो हमें डिफरेंशिएशन करना है 10 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 5 टी जे कैप। तो 10 टी स्क्वायर का हमें पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है टी स्क्वायर का, 2t। तो 2t हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा 20t, आई कैप का आई कैप रह जाएगा और यहाँ पर 5t है। एक चीज़ याद रखना, अगर ऐसा दिया गया है डी टी बाई डी टी, उसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 रहेगा। तो यहाँ पर डी टी बाई डी टी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 जे कैप न्यूटन। तो हमें बताया गया है कि हमें फोर्स 2 सेकंड पर निकलना है, तो 2 सेकंड पर हम टी पर 2 पुट कर दिया और 40 ए के प्लस 5 जे कैप न्यूटन आ गया आंसर। अगर आपको बताया गया हो कि आप रिजल्टेंट निकालो,
रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड निकालो, सॉरी रिजल्टेंट नहीं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है जितने भी टर्म्स है आपका यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप के साथ, यहाँ पर है आई कैप के साथ एक है और जे कैप के साथ एक है, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा उन सब का स्क्वायर, रूट में उन सब का स्क्वायर। मतलब अगर ये एफ दिया गया है तो एफ इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो हमने आंसर निकाल दिया। इसका फॉर्मूला ऐसा होता है कि ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है ये वाला। तो इसका आंसर आ गया 40.31 न्यूटन। उसके बाद है शो दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड और स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डेराइव्ड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो कि शो दैट एन आइसोलेटेड सिस्टम लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इससे उससे क्वेश्चन जो आपको थोड़ा मतलब अनकॉमन लगेगा, उसके साथ में ही और देकर कुछ ऐसा दिया जाएगा जो आपको कॉमन लगता है, जो आपको पढ़ाया गया हो। तो ये सब क्वेश्चन देखकर आप लोगों को घबराना नहीं है, आपको कुछ मिल जाएगा और जो मिल जाएगा वो भी उसका रिलेटेड ही होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, और जो दिया गया है डिराइव इट फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ वो सेम ही है इसका। तो हम देखते हैं क्या होता है आंसर। इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट किसका, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि किसी भी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम क्या होता है कांस्टेंट रहता है। इट स्टेट्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। डेरिवेशन इसका क्या है, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम कंटेनिंग एन पार्टिकल्स, और जिन जिन सब का मोमेंटम है p1 p2 p3 p4 ऐसे करके इन्फिनिटी मतलब n तक। कितने पार्टिकल्स हैं हमें तो पता नहीं है इसलिए पी एन तक। उसके बाद टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा हमें किसके क्या करने से, इन सब का एडिशन करने से। तो हमने यहाँ पर एडिशन कर लिया p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस pn तक। उसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ से प्रूव करना है और न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या बताया एफ इक्वल टू dp/dt। तो हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर लिया बहुत सारे विथ रेस्पेक्ट टू टी। ये आपको पता रहना कि आपको किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर जैसे कि dt/dt ही हमें फोर्स देगा, अगर हमने यहाँ पर dx ले लिया तो कुछ और हो जाएगा, इसलिए हमें ये याद रखना है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया dp/dt को dp1/dt dp2/dt dp3/dt, यहाँ पर dpn/dt। बदौलत हमें क्या मिला dp/dt इज इक्वल टू f1। इसका मतलब क्या होगा dp/dt का मतलब f और dp1/dt का मतलब f1। यहाँ पर मिल जाएगा हमें f2, यहाँ पर मिल जाएगा हमें f3, यहाँ पर मिल जाएगा हमें fn। मतलब हमें क्या मिल रहा है, f फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जितना है सब मिल जा रहा है। तो मतलब dp/dt इक्वल टू हमें f एक्सटर्नल मिल गया। उसके बाद है यार फोर्स ऑफ एक्सटर्नल मतलब f1 प्लस x2 ये सब है, हमने यहाँ पर लिख लिया। अगर एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो होगा तभी dp/dt जीरो होगा, जब dp/dt जीरो होगा तब dp/dt कांस्टेंट होगा। यही है इसका आंसर। उसके बाद है डिफरेंसेस आ सकता है या डेफिनेशन आ सकता है इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिशन का। तो इलास्टिक कोलिशन क्या है, पहले हम कोलिशन देखते हैं। ए कोलिशन occurs when two objects come in direct contact with each other. It is the situation in which two or more bodies exert forces on each other in about a relatively short time. There are two types of collision. टू टाइप्स नहीं, थ्री टाइप्स का कोलिशन होता है। थ्री टाइप्स का होता है, यहाँ पर टू टाइप्स लिखा गया है। एक सेकंड। थ्री टाइप्स का कोलिशन होता है जो हमें बुक पर दिया गया है। क्या क्या, इलास्टिक, इनइलास्टिक और कम्प्लीटली इनइलास्टिक। तो हम इलास्टिक और इनइलास्टिक को ही ज़्यादातर टाइम्स क्या करते हैं कंसीडर करते हैं, लेकिन थ्री टाइप्स होता है, ये हमारा बुक पर दिया गया है। तो ये मैं इंटरनेट से लिया हूँ इसलिए यहाँ पर ऐसा है। तो इलास्टिक कोलिशन क्या है, एन इलास्टिक कोलिशन कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट वेयर देयर इज नो नेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम एज द रिजल्ट ऑफ द कोलिशन। तो इलास्टिक कोलिशन पे क्या आता है, एन इलास्टिक कोलिशन कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट वेयर देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कोलिशन के बाद क्या नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। और इनइलास्टिक कोलिशन में क्या होता है, एन इनइलास्टिक कोलिशन कैन बी डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ कोलिशन वेयर दिस इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड मटेरियल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कोलिशन के बाद क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है और इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है थर्मल एनर्जी पे, ये होता है इनइलास्टिक कोलिशन। और यहाँ पर आप बुक से मैं ये ले आया हूँ, आप देख सकते हो इनइलास्टिक इलास्टिक दिया गया है। और
यहाँ पर कम्प्लीटली इनइलास्टिक भी दिया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर है ए collision in which the two particles move together after the collision is called a completely मतलब collision के बाद अगर फिर से वो दो पार्टिकल एक साथ चलने लगे तो उसको बोला जाता है completely inelastic collision। तो मैं इस वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगा, और भी बहुत ज़्यादा डेरिवेशन, बहुत ज़्यादा थ्योरीज लेकर आऊँगा। आप सिर्फ मेरे चैनल पर बने रहे। सो थैंक यू। इस वीडियो पे ज़्यादातर नहीं है, मैं ट्राई करूँगा और भी ज़्यादा देने का।